मूर्ख को कैसे आप समझेंगे कि यह व्यक्ति मूर्ख है? क्योंकि मूर्ख अपने को कभी मूर्ख नहीं मानता। मूर्ख से अगर कह दो कि मूर्ख है तो सर फोड़ देगा। मूर्ख कभी भी अपने को मूर्ख मानने को तैयार नहीं होता। दूसरे अगर उसको मूर्ख कहें तो वो फिर झगड़े कर बैठता है और मारने मरने पर उतारू हो जाता है। किंतु आप मन ही मन अगर मूर्ख की पहचान करना चाहते हैं तो मूर्ख को भली भांति पहचान सकते हैं आप। मूर्ख कौन है? कहा जाता है कि मूर्ख वह व्यक्ति है कि खादम न गच्छामि हसम न जल्पे, कृतम न सोचामि गतम न मंदे, द्वाभ्याम विवादे तृतीयाम न भवति, किम कारणम भोज वदसी तु मूर्ख। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में यह श्लोक आया है कि मूर्ख की पहचान क्या है। मूर्ख की पहचान क्या है? अतो खादम न गच्छामि, जो खाते हुए चलता नहीं हो। खादम न गच्छामि हसम न जल पे, जो पानी पीते समय, जल पीते समय हंसता नहीं हो। अर्थात खाते हुए, भोजन करते हुए चलने वाला, खड़े खड़े भोजन करते हुए चलने वाला भयंकर बीमारी का शिकार हो जाता है। और हसम न जल पे, पानी पीते समय, जल पीते समय हंसने वाले को ऐसा लगता है, ऐसा सरक सकता है कि उसका गला रुध सकता है, उसका श्वासा बंद हो सकता है। इसलिए जल पीते समय बुद्धिजीवी व्यक्ति कभी हंसता नहीं है। खादम न गच्छामि हसम न जल पे, कृतम न सोचामि, जो कार्य करना है उसको बहुत सोच विचार नहीं करना चाहिए, वरना वह कार्य छूट सकता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अर्थात जिस कार्य को करना है, बुद्धिजीवी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति कृतम न सोचामि, वो बहुत सोच विचार नहीं करता है। और गतम न मन्ने, जो चला गया, अर्थात कोई आपका धन या कुछ भी अगर आपका प्रिय वस्तु चला गया तो जब चला गया तो वो तो आने वाला है नहीं, इसलिए व्यर्थ उसके लिए माथा पटक पटक कर और अपना सर फोड़ लेने से वापस तो नहीं आता। इसलिए गतम न मन्ने, जो चला गया उसको मन में नहीं रखना चाहिए, उसको बार बार अपने मनो मस्तिष्क में ला करके अपनी बुद्धि नहीं बिगाड़नी चाहिए, अपना शरीर बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो चला गया, जो जाने वाला है वो चला गया, वो तो फिर लौटेगा नहीं, इसलिए उसको भी मन में नहीं रखना चाहिए। और पांचवा है, ये मूर्खों को पहचानने के लक्षण है 5। इन 5 लक्षणों से आप मूर्ख को पहचान सकते हैं। तो पांचवा लक्षण क्या है? द्वाभ्याम विवादे तृतीयाम न भवति। द्वाभ्याम विवादे अर्थात दो व्यक्तियों के विवाद में, दो व्यक्तियों के सलाह में, दो व्यक्तियों के आपसी गुप्त मशवरे में तीसरा बन करके बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए दो व्यक्ति अगर गुप्त बातें कर रहे हो तो जो बिन बुलाए जाता है वह व्यक्ति भी मूर्ख है। इसलिए इन 5 लक्षणों से मूर्ख की पहचान होती है। आप मूर्खों का पहचान कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, राजा भोज थे। राजा भोज आप जानते हैं, जो भोज प्रबंध लिखे हैं, संस्कृत का महाग्रंथ राजा भोज, बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे। तो राजा भोज बहुत बड़े राजा हुए। उनके दरबार में 1400 विद्वान रहते थे, उसमें 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न में एक महारत्न भी रहते थे जिनका नाम अवश्य ही आप जानते होंगे, जिनका नाम महाकवि कालिदास जी था। तो 1400 विद्वान को अपने दरबार में सम्मान देने वाला राजा भोज और 9 महारत्नों को महासम्मान देने वाला राजा भोज और 9 रत्नों में एक महारत्न कालिदास जी को परम सम्मान देने वाला राजा भोज एक बार अपने ससुराल गया। अपने ससुराल गया, क्यों गया? राजा की रानी ससुराल में गई हुई थी। जिस समय राजा भोज अपने ससुराल पहुंचे
बहुत सम्मान हुआ, किंतु इनकी महारानी नहीं है। उन्होंने पूछा महारानी कहाँ है? तो बगीचे में सखियों के साथ सैर करने गई थी, कुछ सहेलियों के साथ बात करने गई थी। राजा को पता चला कि बाग में गई है महारानी, चलूं, हमारी पत्नी ही तो है, हमारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी ही तो है महारानी, चलूं वहीं मिल लूं। राजा भोज स्वतः उस बगीचे में चले गए, उस बाग में चले गए जहां महारानी अपने सहेलियों के साथ थी और एक सहेली से बात कर रही थी। राजा भोज ने सोचा कि चलो मेरी रानी ही तो है, मेरी पत्नी ही तो है, वो चले गए। जैसे ही राजा भोज गए, राजा भोज जैसा विद्वान राजा भी नहीं हुआ कोई, बहुत बड़े विद्वान राजा थे राजा भोज, तभी तो भोज प्रबंध और ऐसे ऐसे संस्कृत के महान ग्रंथ लिखे। तो अपनी पत्नी के पास वो बाग में जैसे ही गए, पत्नी की निगाह पड़ी पति के ऊपर, अर्थात महारानी का निगाह राजा भोज के ऊपर पड़ा। उन्होंने कहा, महारानी ने कहा, आइए मूर्ख जी बैठ जाइए, आइए मूर्ख जी बैठ जाइए। अरे महारानी के मुख से अपने पति देव भगवान को, पति परमेश्वर को, महाराजा को, राजा भोज जैसे महाराजा को अपनी पत्नी कहे कि आइए मूर्ख जी बैठ जाइए। राजा पीछे लौट गए, बहुत चिंता हुई, बहुत दुखी हुए और फिर बुलाने पर भी लौटे नहीं, सीधे अपना ससुराल छोड़कर अपने दरबार में चले गए। और दूसरे दिन जब राज दरबार बैठा, राजा मन मार करके सिंहासन पर जाकर बैठा हुआ था और सोचा कि आज मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो सारे विद्वानों को फांसी का सजा हो जाएगा, सारे विद्वानों को फांसी दिलवा दूंगा। और इस प्रकार राजा मन महसूस करके बैठा था। जो राजा विद्वानों के आने पर प्रणाम करता था, नमस्कार करता था, दंडवत करता था, वो राजा जब दरबार में बैठा, एक एक कर पंडित आने लगे, विद्वान आने लगे, तो जो सम्मान के साथ हाथ जोड़कर राजा बैठाता था, आज राजा भोज कहने लगा, आइए मूर्ख जी बैठ जाइए, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको मूर्ख कहा था कि आइए मूर्ख जी बैठ जाइए। इसलिए एक एक करके पूरे 1400 पंडित आए, 1400 विद्वान, सबको राजा मूर्ख जी आइए बैठ जाइए, आइए मूर्ख जी बैठ जाइए कहता गया। सभी एक दूसरे को का मुख देख रहे हैं, एक दूसरे को झांक रहे हैं, यह क्या है भाई, आज राजा को क्या हो गया, आज राजा पागल कैसे हो गया। भाई राजा भोज तो बहुत महान राजा हैं और बड़े विद्वान मनस्वी राजा हैं, ऐसा क्या हो गया जो पंडितों को, विद्वानों को आज कहते हैं आइए मूर्ख जी बैठ जाइए। 1400 पंडित आकर बैठ गए, सबने सबके तरफ झांकने का प्रयत्न किया, सबके आंखों में आंख डालने का प्रयत्न किया और आज सबको फांसी का सजा सुना जाने वाला था राजा के द्वारा। सबने सोचा कि यह क्या है, कहा मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। राजा भोज ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं तो सारे विद्वानों को फांसी की सजा होगी। अब 9 रत्नों की बारी आई, धीरे धीरे 9 रत्न भी एक एक करके आते गए। 8 महारत्न भी उसी सम्मान के साथ जो राजा भोज कहता था सारे विद्वानों को, 8 रत्नों को भी कहा आइए मूर्ख जी बैठ जाइए। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। आज राजा को क्या हो गया भाई, आज राजा हम विद्वानों को ऐसा क्यों कहता है। अंत में महाकवि कालिदास जी आए और जैसा सभी विद्वानों को कहा था राजा भोज ने, वैसा ही महाकवि कालिदास जी को भी कहा आइए मूर्ख जी बैठ जाइए। बस एक कदम अंदर बढ़ाया था दरवाजे से राज दरबार में और वहीं रुक गए। एक कदम आगे था, दूसरा कदम पीछे था। महाकवि कालिदास ने कहा, मूर्ख राजा, खबरदार, राजा भोज मेरे प्रश्न का उत्तर दे, तू मुझे मूर्ख क्यों कहा। तो राजा भोज की पत्नी ने तो मूर्ख ही कहा था आइए मूर्ख जी बैठ जाइए अपने पति को, इसलिए यही कहता था आइए मूर्ख जी बैठ जाइए। महाकवि कालिदास ने कहा कि महामूर्ख भोज, मुझे मूर्ख क्यों कहा, बता। मूर्खों का पहचान मैं बताता हूं। खादम न गच्छामि हसम न जल्पे, कृतम न सोचामि गतम न मन्ये, द्वाभ्यम विवादे तृतीयम न भवति, किम कारणम भोज बदसी तु मूर्ख। अये मूर्ख राजा भोज, भोज मूर्ख राजा, मुझे मूर्ख क्यों कहा। मैं खाते हुए चलता नहीं हूं, पानी जब पीता हूं तो हंसता नहीं हूं,
न खड़ा होकर चलते हुए भोजन करता हूँ, न पानी पीते हुए हंसता हूँ, न जिस कार्य को करना है उसके बारे में बहुत सोचता हूँ, मैं वह कार्य जो करना है तुरंत कर डालता हूँ, और जो चला गया उसके बारे में भी चिंतन मनन नहीं करता हूँ। और दो व्यक्तियों के बीच में, जहां दो व्यक्ति बात कर रहे हो, दो व्यक्ति द्वाभ्याम विवादे तृतीयम न भवति, महाराज भोज दो व्यक्ति जहां बात कर रहे हो उसमें बिन बुलाए मैं तीसरा बनकर नहीं जाता हूं। ऐ राजा भोज मूर्ख राजा, मुझे मूर्ख क्यों कहा? बस राजा भोज हर्षित होकर के उछल पड़ा और महाकवि कालिदास जी के चरणों में आकर दंडवत लेट गया। क्षम्यताम 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 प्रभु, हे महाकवि हमारा उत्तर मिल गया। कहा क्या तुम्हारा प्रश्न था, क्या उत्तर मिल गया? कहा यही उत्तर की हमारी पत्नी ने हमें ससुराल में कहा था, आइए मूर्ख जी बैठ जाइए। कहा किस परिस्थिति में कहा था? कहा दो सहेली आपस में बात कर रही थी, उसी में मैं बिन बुलाए चला गया। कहा कि यही तो मूर्खों का पहचान है, तो इसलिए मुझे मूर्ख कह दिया। कहा अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महाकवि क्षमा करे क्षमा करे, साष्टांग दंडवत किया और कवि ने, महाकवि ने क्षमा किया। 1408 विद्वानों की जान बची। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आज राजा भोज ने कहा, महाकवि कालिदास ने भी ये कहा कि खादम न गच्छामि, खाते हुए चलता नहीं। आज आप बतावें समाज में क्या हो रहा है? समाज में बड़े बड़े लोग देख रहे हैं कि बफर सिस्टम का आयोजन करते हैं। मैं तो इसको कुकुर सिस्टम कहता हूं, कुत्ता सिस्टम, लेकिन बफर सिस्टम बोला जाता है उसको। वो बफर सिस्टम है क्या? वास्तव में बफर सिस्टम है, वो भी कोई खाने का निमंत्रण का तरीका है। अरे भाई खड़े 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 कुत्ते की तरह लोग, लगता है कि पत्तल ले ले करके एक एक व्यक्ति के पास भीख मांगते हुए जा रहे हैं, जैसे भिखारी भोजन का टुकड़ा मांगता है। क्या आपको अच्छा लगता है? भिख मंगे की तरह पत्तल उठा करके बताइए, एक एक व्यक्ति लाइन लगाए हुए हैं। हमारी पुरानी संस्कृति क्या थी? बैठा कर लोगों को भोजन कराया जाना। अरे भाई तुम्हें हैसियत नहीं, तुम्हें नहीं खिलाना है, नहीं नहीं निमंत्रण दो। क्यों लोगों को बुलाते हो, इतना भीड़ इकट्ठा करते हो, लोगों का प्रतिष्ठा। अच्छे व्यक्ति तो उस तुम्हारे बफर सिस्टम में भोजन करते हैं क्या? नहीं करते, अच्छे आदमी उसमें नहीं जाते। हाँ, तुम्हारे निमंत्रण पर लोग जाते तो हैं, बिन खाए लौट आते हैं। और तू क्या सोचते हो? अरे भाई आओ, खाओ या नहीं खाओ, अपने घर जाओ। निमंत्रण ही क्यों देते हो? उतना ही दो ना जिसे बैठा कर ठीक से, सुव्यवस्थित ढंग से, शुभ्रांत तरीके से भोजन करा सको। हमारी प्राचीन परंपरा थी, चटाई बिछाई जाती थी, सारे लोग बैठकर भोजन करते थे, भोजन परोसा जाता था। हाँ, परोसने वाले कितना प्रेम से परोसते थे। उसमें प्रेम होता है, उसमें श्रद्धा होती है, उसमें निष्ठा होती है, उसमें यज्ञकर्ता का और यज्ञ में निमंत्रण पर आने वाले का और भोजन पाने वाले का सबकी इज्जत और प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, सबका सम्मान जुड़ा हुआ है उसमें। उसका तिलांजलि कर देते हो तुम, बफर सिस्टम कहते हो। जहां तहां लगा देते हो, स्टॉल लगा हुआ है भाई, पूरी मांग मांग कर खाओ, सब्जी मांग मांग कर खाओ, एक एक चीज मांगते रहो और फिर जा करके बैठ कर खाओ या खड़ा खड़ा खाओ। भाई यज्ञकर्ता को तो खाओ या न खाओ, अपने घर जाओ। इसीलिए तुम निमंत्रण दिए हो, इसीलिए आमंत्रित करके लोगों को बुलाया। अरे ये कुत्ते का भोज है, ये मानव का भोज नहीं है, मनुष्य का भोज नहीं है। मनुष्य तो बैठकर भोजन करता है। खादम न गच्छामि, महाकवि कालिदास ने कहा है, खाते हुए चलता नहीं हूं। अब तो ऐसा सिस्टम बन गया आपके और हमारे द्वारा, ये बफर सिस्टम कि लोग खाते पत्तल लेकर के एक एक स्टॉल पर घूमते 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 जूठे मुंह, और वहां से 200-400 मीटर की दूरी पर पानी रखा हुआ है। लोग जूठे मुंह, अशुद्ध शरीर जा रहे हैं वहां पानी के लिए। क्या आपको लज्जा नहीं आती? धिक्कार है आपको। ऐसे ही समाज विकृत होता जा रहा है, समाज हमारा बिगड़ता जा रहा है। क्यों बिगड़ता जा रहा है? कि हम प्राचीन परंपराओं को भूल रहे हैं। आप बताइए ना, लोगों को बैठा कर खिलाने में,
लोगों को बैठाने कर खिलाने में एक एक व्यक्ति कहता था, भोजन कर लेने के बाद भी कहता था, हाँ एक पूड़ी और ले लो भैया, एक लड्डू और ले लो, एक लड्डू और ले। कितना प्रेम था। खाने वाला कहता था नहीं भैया, कहा नहीं एक लड्डू लेकर खा। कितना प्रेम झलकता था, कितनी श्रद्धा झलकती थी, नो कितना कितना आपस में मेल बढ़ता था। हमारी प्राचीन परंपरा हम छोड़ते जा रहे हैं। आज बताइए ना, आज अगर एक ठो लड्डू दे दो कोई लेना नहीं चाहता, अगर पत्तल में गिरा दो तो लगता है कि बम फूट रहा है। अरे नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं। शुगर का मरीज, हार्ट का मरीज, क्या क्या मरीज, किस रोग का मरीज है, कोई खाना भी नहीं चाहता। क्यों? ये हमारी संस्कृति बिगड़ रही है, हमारी व्यवस्था विकृत होती जा रही है। ऐसा करने से बहुत अच्छे नहीं कहलाओगे। तुम सोचते हो कि बफर सिस्टम, इससे मैं बड़ा अच्छा कहलाऊंगा, इससे अच्छे नहीं कहलाओगे। ये तो और इससे शिकायत और निंदा होगी। आज समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है बताइए, हैं? इतनी दुर्दशा, खाने पीने में, यज्ञ में कुत्ते का हाल हो रहा है। जैसे कुत्ते को ला करके और बीच में रोटी फेंक दिया, कुत्ते आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं और फिर नोचते हैं। वैसे ही कई जगह मैंने अपने आंखों से देखा है, लाइन लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है, एक पर एक लोग पत्तल ले लेकर के चढ़े हुए हैं, हमें दे दो, हमें दे दो। देने वाला भी परेशान और लेने वाला भी परेशान। किसी को 2 पूड़ी मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, कोई बिन खाए चला गया। ये कौन सा बफर सिस्टम है भैया? ये कौन सा तमाशा लगा रखे हो? ये हमारी प्राचीन परंपरा नहीं है, हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है। जरा अपने बाप दादों को उलट कर पीछे देखो क्या होता था। हाँ, तंबूशानी आने में चट्टियां बिछाई जाती थी। खैर चट्टी नहीं बिछाई जाती है, टेबल पर ही सही, अरे खिलाने का तो प्रबंध करो, इज्जत के साथ खिलाओ। और नहीं खिलाना है निमंत्रण मत दो। क्यों ऐसा मेला लगाते हो झूठ मूठ का? ऐसा कभी मत करना। इससे समाज विकृत होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। ये बफर सिस्टम कुत्ता सिस्टम है, इसको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की